नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूर्वावलोकन श्रृंखला हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें विज्ञान विषय में भौतिकी पढ़ रहे हैं, है ना। भौतिकी में अब तक हमने 13 कक्षाएं कर ली हैं। जो हमारा वर्तमान चैप्टर चल रहा है वो कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी है, या कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, चलिए, तो उसमें हमने, क्योंकि उसमें लगभग 340 प्रश्न आपके हैं, तो हमने क्या किया है, उसको 85 क्वेश्चंस के 4 पार्ट कर लिए हैं, ताकि आपका वही 1 घंटे का समय लगे। ज्यादा समय आपका मैं नहीं लेना चाहता हूं, है ना, क्योंकि इस समय आपका समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आज उसका ये पार्ट नंबर 2 होगा। अपना वीडियो नंबर 14 है और उसका पार्ट नंबर 2 है किसका, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सवाल के माध्यम से। पार्ट 2 है। क्या है पहला सवाल, देखिए। याहू, गूगल उसी के आगे है ना। पिछली वीडियो जो अपनी है ना वो 85 क्वेश्चंस तक है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके उसको भी एक बार देख लीजिए, फिर यहां आइएगा। ठीक है, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। याहू, गूगल व एमएसएन है, तो ये क्या चीज है। ठीक है, याहू आप जानते हैं, पहले जीमेल की जगह याहू मेल .in बनाते थे। जो लोग पुरानी मेल आईडी बनाए होंगे उन्होंने कभी बनाई होगी। ठीक है, गूगल और एमएसएन क्या है, इंटरनेट साइट, कंप्यूटर ब्रांड। कंप्यूटर के ब्रांड तो है नहीं, स्विट्जरलैंड में बनने वाली घड़ियां, ओहो ये तो बिल्कुल शनि ग्रह के छल्ले। तो ये क्या है, इंटरनेट साइट्स कह सकते हैं। ठीक है, वैसे तो बेसिकली एक सर्च इंजन है, एक दोनों ही सर्च इंजन है, याहू और वो भी, लेकिन इसके सिवा ज्यादा सही आंसर इसका इसमें क्या होगा, इंटरनेट साइट्स। ठीक है, 86 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया था। तो गूगल का वेब ब्राउजर कौन सा है, आप सभी लोग जानते हैं, क्रोम। ऐसे बढ़िया सी आकृति बनी हुई होती है, एक पीला, एक नीला, एक लाल सा ऐसे होता है ना। तो गूगल क्रोम किसका वेब ब्राउजर है, गूगल का ब्राउजर है। ठीक है, उसका नाम ही गूगल क्रोम है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर नहीं है, देख लेते हैं कौन सा ब्राउजर नहीं है। ओपेरा मिनी आप जानते हैं, जिन्होंने पहले कीपैड वाले फोन अगर आपने चलाए होंगे तो उसमें एक ब्राउजर होता था ओपेरा मिनी। ठीक है, ऐसे ओ सा बना हुआ होता था रेड कलर का। ठीक है, तो ओपेरा मिनी वो ओपेरा है, ओपेरा मिनी या ओपेरा दोनों ब्राउजर थे, है ना। विवाल्डी भी ब्राउजर है। मोजिला फायरफॉक्स तो आप जानते ही हैं, जनरली लैपटॉप्स या कंप्यूटर में होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर रहा, मोजिला फायरफॉक्स रहा, गूगल क्रोम रहा, ये सारे वेब ब्राउजर हैं। ब्राउजर का क्या मतलब है, वेब ब्राउजर का क्या मतलब है, ऐसा एक सॉफ्टवेयर, ऐसा एक कार्यक्रम, मतलब कार्यक्रम क्या, सॉफ्टवेयर ही है जिसपे हम सर्चिंग वाला काम कर सके, है ना। तो वो कंप्यूटर, गूगल एप्स जो है वो क्या है, एक ब्राउजर नहीं है। गूगल एप्स तो एक ऐप है ना, एंड्रॉइड पे हो सकता है, जिसपे आपके एप्लीकेशंस मिल सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 88 का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। वेब क्रॉलर को इस रूप में भी जाना जाता है। तो वेब क्रॉलर क्या होता है, वेब क्रॉलर को हम बोलते हैं वेब स्पाइडर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ये बेसिकली क्या करता है, तो वेब क्रॉलर जो है वो आपका क्या कहते हैं, एक तरीके से ऑटो डिस्कवरी कर लेता है। जैसे आपको कोई चीज खोजनी हो तो पूरा उस पे www.com पे कहां वो सिस्टम है और पूरा कैसे है, तो ये खुद ही खोज लेगा, वेब क्रॉलर। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा समझ में ना आ रहा हो तो बहुत ज्यादा घुसना नहीं है। 1 घंटा इसी में दिमाग मान लो कि वेब स्पाइडर क्या होता है, पढ़ लेता हूं, वो काम मास्टर का है, आपका नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वाईमैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो वाईमैक्स किससे संबंधित है, पहली बात तो हम चैप्टर ही अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उससे होगा, लेकिन पेपर में थोड़ी ना आपको चैप्टर वाइज सवाल आते हैं। तो देखो वाईमैक्स आप देखोगे, जैव प्रौद्योगिकी से कोई मतलब नहीं है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से कोई मतलब नहीं है, मिसाइल से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये अपना किससे संबंधित है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। इसका वो क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड इंटरप्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोवेव एक्सेस। ठीक है, ये बेसिकली है क्या, डाटा ट्रांसफर वाला सिस्टम होता है। इसके माध्यम से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक कौन सा कंप्यूटर पद नहीं है। देख रहे हो, हिंदी मतलब ऐसी लिखेंगे, कंप्यूटर पद मतलब किसका मामला कंप्यूटर से नहीं है इनमें से। ठीक है, किसका मामला इनमें से कंप्यूटर से नहीं है। तो देखते हैं। एनालॉग नंबर होते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड है। बाइनरी कोड होते हैं, मतलब कंप्यूटर की, आप कंप्यूटर को कोई भी कमांड देते हैं, वो किसमें अपने अंदर कमांड लेता है, वो लेता है आपका 0 और 1। इन्हीं को, क्योंकि ये 2 संख्याएं हैं इसलिए इनको बोलते हैं
बाइनरी नंबर्स। कंप्यूटर की सारी इंफॉर्मेशन जीरो, ये उसकी भाषा है ना, उसकी भाषा में 2 अक्षर हैं। जैसे आप अंग्रेजी यूज करते हो तो अंग्रेजी भाषा में 26 लेटर हैं, हिंदी यूज करते हो हिंदी में कुछ लेटर हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर इस भाषा का यूज करता है और उसमें 2 लेटर हैं, ठीक है। तो इसको बाइनरी कोड कहते हैं। चिप, कंप्यूटर में चिप जो होती है आपका पूरा मतलब आईसी वाला चिप वो मान सकते हैं। और मोड है ना, ये भी ठीक है, मोड या मोडेम जो भी है ना। तो ये तो चारों ही सही है। कौन सा कंप्यूटर पद नहीं है? तो ये शायद मिसप्रिंट सवाल है या इसका आंसर कुछ गलत होगा, ठीक है। मतलब आंसर इसका नहीं होगा। कोई कोई सवाल ऐसे होते हैं जहां चारों सही, हम लोग देखते आ रहे हैं, ऐसे कई सवाल अब तक हमने पकड़े, तो इसमें चारों ही कंप्यूटर पद हैं, ठीक है। चलो फिर सर हमको इस प्रकार के प्रश्न अगर परीक्षा में आ जाए तो क्या करना है? कोई टेंशन नहीं लेनी है। इस प्रकार के क्वेश्चन या तो छोड़ाओ या कोई सा भी एक टिक कराओ जो आपको ज्यादा सही लग रहा हो। लेकिन माना यह जाता है कि इस प्रकार के प्रश्नों में हमें कोई ना कोई क्या करना चाहिए, ऑप्शन टच कर देना चाहिए या टिक कर देना चाहिए। क्यों? कभी कभी आयोग ऐसा करता है कि जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है उनको ही एक्स्ट्रा मार्क्स देता है। तो अगर आपको लग रहा है सारे सही हैं तो कोई ना कोई ऑप्शन भर जरूर आओ। कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या है? तो वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है? वेरी इंटेलिजेंस रिजल्ट ओरिएंट, नहीं इंटेलिजेंट कोई मतलब नहीं है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये वायरस की फुल फॉर्म है, ठीक है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है। अब याद कैसे कर लो? देखो सीज से याद कर लो कि यार वायरस आता है, हमें उसको खत्म करना चाहिए, सीज कर देना चाहिए, लॉक कर देना चाहिए, मतलब बंद कर देना चाहिए उसे वायरस को, ताकि वायरस क्या करता है हमारे बेसिकली वायरस है क्या? वायरस भी एक तरीके का कंप्यूटर प्रोग्राम है। सर कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? मतलब कोई भी एक तरह से सॉफ्टवेयर मान लो, कुछ भी मान लो जो कंप्यूटर पे कुछ भी सिस्टम चला रहा है। कैलकुलेटर है ना, वो भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम ही है ना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही है। तो क्या है कि वायरस क्या होता है? तो वायरस ऐसा एक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है जो क्या कर देता है, जो आपकी अपनी ही कॉपी बनाता जाता है और अपनी कॉपी बना के, अपनी फोटोकॉपी बना के सारे ऐप में घुस जाता है और उनको क्या करता है? डिस्टर्ब करता रहता है, ठीक है। तो फुल फॉर्म क्या होती है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये क्लास जरूर देख लेना, यूपी में कंप्यूटर के क्वेश्चन अब आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो कहां से लाएंगे? उनके पास इतना दिमाग नहीं है कि नए क्वेश्चन लाएं, इन्हीं में से रिपीटेड देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपन, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कंप्यूटर वायरस होता है तो क्या होता है? फफूंद, बैक्टीरिया, देख रहे हो कैसे? तो क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है। वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह वायरस भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो क्या करता है? अपनी कॉपी बना के सबको डिस्टर्ब करता रहता है। मतलब ऐसे मान लो कि शैतान वाला ग्रुप का एक शैतान नहीं होता, सारे पढ़ रहे हैं, उनको आगे पंच कर जाएगा, किसी की ईटा मार देगा, पत्थर मार देगा, ऐसी वायरस है ना। परेशान करता रहता है, काम नहीं करने देता सबको। चलो आगे चलते हैं। आप ही की तरह से एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर, विघटनकारी मतलब डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है को कहा जाता है तो क्या है? वो है आपका वायरस। डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, विघटनकारी सॉफ्टवेयर है। बेसिकली सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं अपनी चीजों को इजी करने के लिए, काम को सरल करने के लिए। ये भाई साहब शैतान की आंख है, ये सब परेशान कर रहे हैं, सबके काम में दखल डाल रहे हैं, तो क्या है? विघटनकारी है। चलिए कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस है, क्या है वायरस? तो एक हार्डवेयर प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, एंट है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर तो नहीं होगा, कंप्यूटर प्रोग्राम है ना, या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है या कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 95 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल आपका है कंप्यूटर वायरस है तो कंप्यूटर वायरस क्या है? ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। हाँ बनाता है, ठीक है, देख लेते हैं अभी क्या इससे और सही है। ऐसा वायरस जो मनुष्य के स्वास्थ्य को, भाई साहब मनुष्य के स्वास्थ्य को कोई फर्क नहीं पड़ना इससे, कंप्यूटर के स्वास्थ्य को पड़ेगा। उपयुक्त तो दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो अपनी प्रतिलिपियां बना लेता है, फोटो मतलब राक्षस नहीं होते थे पुराने जमाने में, मैं यहां भी हूं, मैं वहां भी हूं, मैं सब जगह हूं, तो ऐसे ही राक्षस है ये, ठीक है। मतलब फोटोकॉपी अपनी बना के सब जगह प्रेजेंट हो जाएगा, ओमनी प्रेजेंट ठीक है। चलो और परेशान करेगा सबको। कंप्यूटर वायरस होता है, क्या होता है? एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है, विनाशक प्रोग्राम इन्होंने लिखा है इसको, या डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम हम बोल सकते हैं। उपयोगी कैसे होगा? फायरवॉल अलग चीज होती है ना, ठीक है। चलिए तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अब देखो वायरस से ही रिलेटेड कितने सवाल पूछे जा रहे हैं।
तो वायरस की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, वायरस क्या होता है, कैसे होता है। इसीलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि राक्षस है, सब जगह प्रेजेंट है ना, फोटोकॉपियां बना रहा है, ताकि आपके दिमाग में वो बात रह जाए। ठीक है, चलो। कंप्यूटर वायरस का मतलब है क्या होता है, एक नवीनतम वायरस, एक प्लेग वायरस, विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम, कंप्यूटर का हार्डवेयर। हार्डवेयर तो नहीं होगा, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपको पता होगा, बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मेरा अभी ये जो पीपीटी चल रही है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में चल रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है, सॉफ्टवेयर है। और ये पेन में जिसका यूज कर रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए, या ये बोर्ड हमारा, ये क्या है, ये हार्डवेयर है। कैसे याद करोगे, जो चीज छूने में आया है ना, छू के जिसको फील कर सके वो क्या है, हार्डवेयर है। छूने में टफ टफ है, हार्ड हार्ड है, तो ये हार्डवेयर है। जो चीज छुई ना जाए, है ना, जो छुई मुई हो, छुई ना जा सके, वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मतलब जिसको हम केवल क्या कहते हैं, यूज कर सकें या फील कर सकें, दैट इज सॉफ्टवेयर। और जिसको हम छू सकें, महसूस कर सकें, वो सब क्या है, वो सब हार्डवेयर है। जैसे मान लो ये रिमोट है, ये एसी का रिमोट है, ये हार्डवेयर है ना। अब इससे जो वो कनेक्शन उसका है वो क्या है, मान लो किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से कनेक्ट हो, ये सिस्टम है। चलो, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर समझ में आ गया। एक नवीनतम वायरस नहीं है, प्लेग वायरस नहीं है, विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम है। विद्वेष मतलब दुर्भावना, है ना, आपके प्रति मेरी क्या है, निगेटिव वो है, प्रयास है। ठीक है, आपको परेशान करने का, तो विद्वेषपूर्ण हिंदी का शब्द है, विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है। संक्रमित मतलब वही, उन्हें अपने जैसा परेशान कर लेगा। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती थी, वही वाली मछली है ना, समझ लो। चलो, बचपन से जो मछलियां सुनते आ रहे हो ना, कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो एक मछली जो पूरे तालाब को गंदा कर रही है, तो यहां गंदी वाली मछली ये वायरस है, और तालाब अपना क्या है, कंप्यूटर है, सारे गंदा कर दे रही है। संक्रमित करने की योग्यता होती है, तथा जो अपनी ही प्रतियां बना लेता है, ये राक्षसों वाली प्रवृत्ति है इसकी, अपनी ही प्रतियां बनाकर स्वयं दूसरे प्रोग्रामों में फैला सकता है, वह क्या है, वह है आपका वायरस। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलो अगला देखते हैं। संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग निम्नलिखित में से किससे बचाता है। जैसे ये भी एक क्या कह सकते हैं, इसको आभासी दुनिया कह लो। आप कंप्यूटर चला रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके सारे एक्सेस किसी और के पास हैं। मतलब आप जो देख रहे हो, जो आप कर रहे हो, किसी से चैटिंग कर रहे हो, कोई दूसरा पढ़ पा रहा है उसको, तो उसने क्या कर लिया, अनाधिकृत प्रवेश कर लिया। अनाधिकृत प्रवेश मतलब वो इसका अधिकारी नहीं था, इस प्रवेश का उसके पास राइट नहीं था, अनाधिकृत रूप से प्रवेशित हो गया आपके कंप्यूटर में और आपकी चीजें देख रहा है। तो फायरवॉल जो होती है चारों तरफ, जैसे नहीं लक्ष्मण रेखा थी, फायरवॉल थी, जैसे कोई आएगा जल जाएगी, ओहो, तो रावण उसके अंदर नहीं आ पाया, तो ऐसे ही फायरवॉल है ना, चारों तरफ एक आभासी आग का घेरा है, फायरवॉल होती है, उसमें अनाधिकृत प्रवेश अगर कोई आदमी करता है तो वो क्या होता है, वहीं मतलब उसका मामला गड़बड़ हो जाता है। तो फायरवॉल इसलिए लगाई जाती है, तो कंप्यूटर इस वर्चुअल जगत में अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या है फायरवॉल, किससे बचाता है, तो अनाधिकृत आक्रमण से बचाएगा। ठीक है, डाटा ड्रिवन आक्रमण, अग्नि आक्रमण, वायरस आक्रमण नहीं, अनाधिकृत कोई अगर आक्रमण करना चाह रहा है तो उससे आपका कौन बचाएगा, आपको फायरवॉल। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। व्यापक पैमाने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले कंप्यूटर वायरसों में से एक की डिजाइन MS DOS को 6 मार्च 1992 को संक्रमित करने के लिए की गई थी, वो क्या था। तो MS DOS आप जानते होंगे, ये एक सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसको संक्रमित करने के लिए एक वायरस बनाया गया था 1992 में, काफी पुरानी कहानी है। ठीक है, तो क्या था उसका नाम, उसका नाम था माइकल एंजेलो। ठीक है, उस वायरस का नाम था माइकल एंजेलो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ईरान के कंप्यूटरों में पकड़ा गया स्टैक्सनेट बर्म नहीं भाई, इसको क्रमी ए भगवान, इसको वायरस लिखो यहां। ठीक है, वायरस, स्टैकनेट वायरस है, तो क्या है, तो ईरान के पास, क्योंकि ईरान भी अपनी तरह से परमाणु हथियार संपन्न देश है, तो उसकी जो परमाणु कोडिंग है ना, वो कैसे फटेंगे, वो कैसे चलेंगे, वहां तक कोई किसी ने वायरस घुसेड़ दिया, समझ रहे हो, तो वो था ये स्टक्सनेट। ठीक है, तो देखो, इंटरनेट कार्य को गति प्रदान करने वाला हार्डवेयर, ये 2009 के आसपास की कहानी है। नाभिकीय सेंट्रीफ्यूगों को नष्ट करने वाला विद्वेषपूर्ण प्रोग्राम। ठीक है, उसके जो न्यूक्लियर वाले सिस्टम थे, ये काम एक ही शैतान कर सकता है विश्व में, लेकिन वो खुल के सामने नहीं आता। ठीक है, चलो
जानते हो आप सब, शैतान में हमेशा शैतान किसको बोलता हूं, ठीक है। हैकिंग को प्रभावी बनाने वाला सॉफ्टवेयर और बीपीओ नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, उनके न्यूक्लियर जो उनके वो हैं उनको क्या कहते हैं खत्म करने के लिए या उनके विद्वेषपूर्ण उनमें प्रवेश के लिए ये सॉफ्टवेयर था स्टक्सनेट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। वन्नाक्राई, पेट्टा, इंटरनेट डब्ल्यू जो पद ये क्या है, ये सब हाल ही में हुए क्या है, साइबर आक्रमण है ना। वन्नाक्राई ये सब वो थे, एक तरह से आपके वायरस ही थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर थे जिन्होंने क्या करा था, परेशान किया था पूरे विश्व को। चलो करंट अफेयर्स का वो है ये क्वेश्चन 2017 है। एमएस विंडोज में जो विंडोज आपकी होती है ना, जो विंडोज आप देखते हो विंडोज 9, 10, आजकल तो शायद मतलब जितना मैं जानता हूं उसके हिसाब से 11 अपडेटेड है, शायद 12 भी आ गई है अब तो, पता नहीं यार, मुझे ना मैं कंप्यूटर में थोड़ा तंग है मेरा हाथ। चलो तो हाल ही में ये क्या किससे संबंधित है, ये किससे है, साइबर आक्रमण से संबंधित है। 103 का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है, तो पेगासस जो है अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है, तो ये हालांकि 2022 का सवाल है, फिर से रिपीट मार के आ सकता है। तो पेगासस बहुत खतरनाक स्पाईवेयर है, या स्पाईवेयर क्या कहते हैं, स्पाई माने क्या होता है, जो गुप्तचर होते हैं। तो पेगासस भी आज के समय में, पहले तो राजा महाराजा लोग क्या करते थे, गुप्तचर लगाते थे किसी, अब पेगासस है, इसका इतना खतरनाक है कि आपको पता ही नहीं चलेगा आपके फोन में पेगासस है, और आपके फोन की सारी डिटेल क्या होगा, जिसने इसको इसमें डाला है या जिसने आपके फोन में आने की कोशिश की है उसको सारी डिटेल पता चलती चलेगी। ये इजराइल की जो वो है, ये इजराइल का बनाया हुआ है पेगासस सॉफ्टवेयर। किसका है, ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। अभी बहुत विवाद हुआ था, राहुल गांधी जी बोले थे कि भैया हमारा फोन चेक हो रहा है, रवीश कुमार और ऐसे कोई काफी बड़े बड़े लोग थे वो कह रहे थे हमारा फोन चेक हो रहा है, उस तरीके से काफी न्यूज में रहा था। चलो एमएस डॉस का सर्वप्रथम विमोचन किस वर्ष हुआ था, 1991। एमएस डॉस एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो ये 1991 में आया था। चलिए आगे चलते हैं। एक लोकप्रिय विंडोज इन्वायरमेंट विंडोज 3 है ना। अब जैसे विंडोज 11 है, विंडोज 12 है, इस तरीके की विंडोज आ रही हैं, है ना। सबसे पहले विंडोज एक्सपी थी, ठीक है, मतलब विंडोज एक्सपी ये क्या है, ये सिस्टम प्रोग्राम है, इन पे पूरा कंप्यूटर आपका चलता है। तो विंडोज 3 आई थी 1990 में, 1990 में, ठीक है, 1990 में विंडोज 3 आई थी। चलो अब ये फैक्चुअल है, वर्त अभी नहीं पूछेगा ये सवाल, ठीक है, ये काफी पुराने पूछे गए सवाल हैं, जब कंप्यूटर नया नया हुआ होता था, नया हुआ सब्जेक्ट होता था, उस समय के सवाल है। चलो आगे चलते हैं। विंडोज फिर सर हम क्यों कर रहे हैं, अब कोई मास्टर ऐसा आ जाए ना जी मैं तो बच्चों से पुराने ही सवाल पूछूंगा, तो हल्का बहुत दिमाग में तो रह जाएगा अगर पीवाईक्यू लगाए हुए होगे तो। चलो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो विंडोज आप सब लोग जानते हैं, विंडोज सब लोग यूज करते हैं, है ना। मैं आप सब अपने लैपटॉप्स पे, डेस्कटॉप पे विंडोज यूज करते हैं, तो ये सिस्टम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। सिस्टम ऑपरेटिंग मतलब पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है, उसको चला रहे हैं। एंड्रॉइड है तो वो सिस्टम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसी तरीके से जो विंडोज है वो किसके द्वारा बनाया गया है, अपन की माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ठीक है। चलो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है विंडोज। आगे चलते हैं। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया है, देखो माइक्रोसॉफ्ट कहां है, कोई नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं। 108 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, अमेरिकन टेलीफोन व टेलीग्राफ ने एक ऐसी कंप्यूटर प्रणाली विकसित की है जो बहुजन इस्तेमाल वातावरण प्रदान करती है। वो क्या है, बहुजन इस्तेमाल वातावरण क्या है, देखो समझो, दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एक क्लोज एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे आप इतना जानते होंगे आजकल तो कोडिंग वोडिंग का पूरा सिस्टम है, कोई भी सॉफ्टवेयर कोडिंग के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। उसके प्रोग्राम किस तरह से रन होंगे, किसके बाद क्या चीज आएगी, कैसे क्लिक करोगे, कहां से क्या खुलेगा, तो ये सब प्रोग्रामिंग है ना, प्रोग्रामिंग होती है इसकी। तो जो ओपन एंड सॉफ्टवेयर होते हैं वो सभी के लिए खुले हैं, उस पर प्रोग्रामिंग कोई भी कर सकता है, कोई भी नई चीजें ऐड कर सकता है, वो फ्री है, उसका कोई कॉपीराइट जैसा सिस्टम नहीं होता। जो क्लोज एंड सॉफ्टवेयर होते हैं वो उसी के द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं जिसने उसको बनाया है, ठीक है। उनके कॉपीराइट होते हैं, वो सेल होते हैं, उनके प्रॉपर आपको खरीदना पड़ता है, ठीक है। जबकि ओपन एंड सोर्स सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वही बात कर रहे हैं ये कि कौन सी जो बहुजन इस्तेमाल, मतलब वही है ओपन एंड, हम उसको यूज कर सकते हैं। कौन सी है, वो है आपका यूनिक्स, ठीक है, यूनिक्स है। तो 109 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अभी जो पीछे देख के आए हो ना यूनिक्स, जैसे आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, पूरा सिस्टम चला रहा है, ठीक है, ऐसे ही आपका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, या एप्पल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जो पूरा क्या कहते हैं उस हार्डवेयर को चला रहा है, ठीक है। चलो, तो यूनिक्स भी वैसा ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनमें से यूनिक्स है, ठीक है। जावा एक लैंग्वेज है, ऑरेकल नहीं, एमएस ऑफिस एक क्या है? प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलो अभी आगे बताऊंगा क्वेश्चन के माध्यम से प्रोग्राम सॉफ्टवेयर क्या होता है। GNU ऑपरेटिंग सिस्टम, अब यह भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, के संबंध में क्या सही नहीं है देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म GNU's नॉट यूनिक्स है, ठीक है। इसकी शुरुआत रिचर्ड स्टॉलमैन ने की थी, ठीक है। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ओपन सोर्स वही, मतलब अगर मुझे लगता है कि इसकी कोडिंग करके मान लो मैंने इस पर क्लिक किया, तो ये चीज मान लो मैंने यहां क्लिक किया, तो मान लो यहां खुल के आ रहा है, मैं चाहता हूं ये चीज यहां खुल के ना यहां पे खुल के आए, तो ये क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग है, इसकी इस तरीके से हुई है कि इस पे क्लिक करोगे तो यहां खुलेगा। ओपन सोर्स है तो उसमें मैं भी संशोधन कर सकता हूं, मैंने इसकी प्रोग्रामिंग इस तरीके से कर दी कि यहां की जगह यहां खुले, ठीक है। बस इसका इतना सा मतलब है। तो क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यह यूनिक्स के साथ कॉम्पेटेबल नहीं है, नहीं, यूनिक्स के साथ तो मतलब वो भी ओपन सोर्स है, ये भी ओपन सोर्स है, तो कॉम्पेटेबल है। कॉम्पेटेबल का मतलब हो गया उसके साथ मतलब सामंजस्य स्थापित कर सकता है, नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, के ये गलत है ना। उसके साथ कॉम्पेटेबल है, ये कह रहे हैं नहीं है। चलो, ये करंट का सवाल रहा होगा, उस समय चर्चा में होगा। कंप्यूटर की स्मृति के प्रकार हैं, तो कंप्यूटर की स्मृति मतलब वो अपनी मेमोरी किस तरीके से सेव रख सकता है ना, वो अपनी मेमोरी किस तरीके से सेव रख सकता है। तो देखते हैं 112 का आंसर क्या होगा। देखो, सेमीकंडक्टर के रूप में, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जो आपकी चिप है ना, जो आपकी हार्ड ड्राइव है, या जो आपके क्या कहते हैं रैम रोम है, वो सब सेमीकंडक्टर से बन रही हैं, सब मतलब क्या है, उनकी चिप जितनी भी हैं, बेसिकली आप याद रखो जो चिप्स हैं वो सब सेमीकंडक्टर से बन रही हैं, तो उसमें मेमोरी सेव होती है, ठीक है। चलो, मैग्नेटिक भी वो होता है, मैग्नेटिक क्या कहते हैं उसको, मैग्नेटिक चिप बोल लो या मैग्नेटिक बोल लो, इसमें भी मेमोरी सेव होती है। सर्वर तो एक अलग चीज है, ठीक है, सर्वर एक अलग चीज है। ऑप्टिकल भी होती है, ठीक है, ऑप्टिकल मेमोरी भी सेव होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। सर्वर क्या है? सर्वर तो आपका एक अलग सिस्टम है, मतलब जैसे क्या बोल सकते हैं उसको, कनेक्टिंग सिस्टम बोल सकते हैं। सर्वर अलग चीज है, वो कोई स्टोरेज नहीं है, ठीक है। चलो, स्मृति मतलब स्टोरेज। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है, ठीक है, स्मृति मतलब स्टोरेज, तो बिट्स में करते हैं, आपको पता है बिट, ठीक है। बिट मिलके बनता है बाइट, बाइट से फिर केबी, एमबी, जीबी, टीवी, ये सब बनते हैं। अभी आगे आएंगे ये भी सवाल, तो उनके माध्यम से समझते चलेंगे। तो कंप्यूटर की स्मृति का मापन किसमें किया जाता है? बिट्स में, ठीक है, बिट्स में। चलो, द्विआधारी बाइनरी संख्याएं हैं, द्विआधारी बाइनरी संख्याएं कौन सी होती हैं आपकी, है ना। तो 114 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? द्विआधारी बाइनरी संख्याएं। ये कुछ गलत टाइप हो गया है ना। ये द्विआधारी बाइनरी संख्या, बाइनरी नंबर 0 और 1 होती हैं, ठीक है। तो 1 और 0 नहीं है, 0 और 10 नहीं है, 1 और 100 नहीं है। इसमें कर लेना किसी भी ऑप्शन में जिसमें हो 0 और 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगर ऑप्शन नंबर 1 में 0 और 1 होगा तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाइनरी नंबर क्या होते हैं? 0 1, है ना। कंप्यूटर की सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो कुछ भी है, वो आप तो लिख रहे हो राम गीत गाता है, वो लिखेगा 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1, मतलब उसकी जो कोडिंग है, उसकी जो लैंग्वेज है वो 1 0 1 0 0 1 वाली है, ठीक है। चलो, अगला सवाल देखते हैं। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाएगी। देखो, ये बाइनरी से बाइनरी नंबर से ये कौन से हैं? ये न्यूमेरिक वैल्यू हैं, तो इसको क्या करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं अपन। जैसे 7 है तो 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 लिखेंगे, यहां बचेगा जो वो लिखेंगे यहां, रिमाइंडर मतलब रिमाइंडर लिखते हैं यहां, एक ही रिमाइंडर बचेगा 2 से डिवाइड करेंगे तो, क्योंकि सम संख्या होगी या विषम होगी। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, तो एकम लिखा हमने यहां, फिर रिमाइंडर 1 बच गया यहां लिखा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ना जान, क्योंकि अब तो डिवाइड होगा नहीं, तो 0 बार जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। ये जो आएगा ना 1 1 0 0 जो भी समथिंग आएगा, ये होता है इसका बाइनरी नंबर। इसको निकालने की विधि होती है, इसी तरीके से निकालते हैं, 2 से डिवाइड कर करके निकालते हैं। तो 7 को बाइनरी नंबर में क्या लिखेंगे? 1 1 1। मतलब आप कंप्यूटर में टाइप करोगे 7,
वो अपने अंदर टाइप कर लेगा 111, उसे पता चल गया अच्छा 7 है, ठीक है। तो इसी तरीके से वहां क्या होता है, अंदर कार्यक्रम चलता है कंप्यूटर के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाइनरी भाषा में कितने अंकों की बनी होती है? तो बाइनरी भाषा आपकी क्या है, 2 अंकों की बनी होती है। कौन कौन से 2 अंक हैं? 0 और 1, ठीक है, 0 और 1। अगला सवाल देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पिछले का? सर आपने टिक नहीं किया, कमेंट आ जाएगा। तो बाइनरी कितने अंकों की बनी होती है? 2 अंकों की। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है? सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कौन से अंक होते हैं जिनका क्या कहते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू में टोटल क्या हो, 9 हो, ठीक है। ये नियम है, याद कर लो, पॉइंट टू बी नोटेड है ना, रिमाइंड रखने योग्य बात है कि कॉम्प्लीमेंट्री कोड क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कोड क्या होते हैं जिनका बाइनरी नंबर में, बाइनरी नहीं सॉरी न्यूमेरिक वैल्यू में योग कितना हो, 9 हो। अब देखो ये क्या, इनके अंकों का योग 9 है? नहीं, इसके अंकों का योग 9 है। ग्रे कोड अलग चीज है, बाइनरी कोड अलग चीज है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कोड क्या होगा? 5211 कॉम्प्लीमेंट्री कोड होगा, ठीक है। इसके जिसके अंकों का योग क्या हो, 9 हो, वो कॉम्प्लीमेंट्री कोड होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है, ठीक है। केवी, किलोबाइट केवी, मेगाबाइट एमबी, ठीक है, एमबी। इन अब अरे सर ये इन शब्दों से तो परिचित है हम, है ना। मेगाबाइट को एमबी कहते हैं, अच्छा हमें तो पता ही नहीं था। चलो की जाती है। एक बाइट बना होता है, तो एक बाइट किससे बना होगा? एक बाइट बराबर होता है, एक बाइट बराबर होता है, जो सबसे छोटा हम अभी पढ़ के आए थे, 8 बिट्स के, ठीक है, 8 बिट्स के, ठीक है। और एक बिट में क्या है, एक बिट में आपके क्या होते हैं, 8, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। तो 8 द्विआधारी अंकों से, और एक बिट में क्या होता है, मतलब ऐसा ये है ना, तो अगर 8 द्विआधारी अंक होंगे, द्विआधारी मतलब वही 0-1 वाला सिस्टम, तो 119 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो एक बिट किससे मिलकर बना होता है? 8 बाइट से, 8 द्विआधारी अंक या बाइट दिया हो आपको, ठीक है। चलो तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 8 बिटों के, अब देखो ये इतनी बार पूछा गया ना, एक बिट में कितने बाइट होंगे, एक बाइट में कितने केवी होते, तो ऐसे याद कर लो। देखो एक बिट, सबसे छोटी इकाई है बिट, 8 बिट जो होते हैं, 8 बिट बराबर होते हैं 1 बाइट के, ठीक है। यहां से अलग अलग आगे सिस्टम शुरू हो जाता है। 1024 बाइट बराबर होंगे 1 किलोबाइट के, किलोबाइट को मैं केवी लिख दे रहा हूं। फिर 1024 केवी बराबर होगा 1 एमबी के। इसी हिसाब से 1024 एमबी बराबर हो जाता है 1 जीबी के, ठीक है। इस तरीके से कहानी आगे चलती रहती है। तो 8 वाला सिस्टम शुरू में ही है, उसके बाद फिर 1024 चलता रहता है। तो 8 बिटों का समूह क्या कहलाता है? बाइट कहलाएगा आपका, 1 बाइट होगा, ठीक है। सबसे छोटी इकाई बिट है। इतनी बार इनका कैलकुलेशन पूछा गया है, मतलब ये डेटा आपको पता होना चाहिए, आपकी बुक में भी होगा, इसको आप दिमाग में रखोगे। इससे रिलेट करके कई सवाल पूछे गए हैं, बार बार सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8। अभी हमने देखा 8 बिट बराबर 1 बाइट। चलो एक बाइट में होते हैं, क्या होते हैं? 8 बिट होते हैं। सेम सवाल है, ठीक है। मतलब इतनी बार पूछा गया है, आपको पता, 2-3 बातें याद रखो कि कंप्यूटर की मेमोरी का सबसे छोटा आइटम क्या है? बिट है। और 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट। फिर 1024 वाला सिस्टम शुरू हो जाता है कि 1024 बाइट बराबर 1 केबी, 1024 केबी बराबर 1 एमबी, 1024 एमबी बराबर 1 जीबी, जीबी टीबी, फिर आगे चलता रहता है, ठीक है। चलो एक बाइट में कितने बिट होते हैं? फिर वही सवाल, रिपीटेड सवाल, देखो कितनी बार आया। खासकर एमपी में तो ये क्वेश्चन पता नहीं एमपी वालों को फेवरेट है क्या है, ये एक सवाल ये वाला रहेगा ही, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? देखो ये खतरनाक सवाल है। 1 केवी में आपसे क्या पूछ रहा है? बाइट नहीं पूछ रहा है, बिट पूछ रहा है। बाइट पूछता तो 1024 बाइट होते, है ना, बाइट होते। लेकिन वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है आपसे बिट्स, ठीक है।
1024 भी ऑप्शन है, गलत कर दोगे तो 1024 गुणा, क्योंकि 1024 तो क्या है, 1024 बाइट है और एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं 8, तो 1024 की 8 से गुणा करेंगे यानी 8 चौक 32 का 2 3, 8 दूनी 16 3 19 9 1 1 और 8 एकम 8, 8 1 9 2 होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर 124 का। चलिए आगे चलते हैं। बिट निम्न में से किसका छोटा रूप है, ठीक है, तो बाइनरी डिजिट है ना, बाइनरी डिजिट को शॉर्ट में बोल देते हैं हम बिट, ठीक है, बाइनरी डिजिट को क्या बोल देते हैं शॉर्ट में, बिट। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और बाइनरी डिजिट आपको पता ही है कौन कौन सी होती है, 0 और 1, ठीक है। चलो, कंप्यूटर में शब्दों की लंबाई किस में नापी जाती है, तो बिट्स में, है ना, किस में लंबाई नापी जाती है, बिट में, क्योंकि सबसे छोटी इकाई ही बिट है, तो लंबाई किस में नापेंगे, शब्द की, बिट्स में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। 1024 केबी किसके बराबर होता है, तो 1000 मतलब 1024 केबी के बाद क्या चीज आती है आपको पता है, एमबी। तो 1024 केबी बराबर 1 मेगाबाइट 1 एमबी। 1024 एमबी से बड़ा जीबी होता है ना, जीबी होता है। और फिर जीबी के बाद ये तो नीचे वाले सिस्टम है, ये तो और नीचे वाले हैं। चलो आगे देखते हैं। 1 किलोबाइट किसके समान है, तो 1 केबी बराबर आपसे पूछ रहा है, 1 केबी बराबर किसके है, 1 केबी बराबर 1000 से कोई मतलब नहीं है, 1024 बाइटों के, ठीक है, शब्दों से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 केबी बराबर या 1024 बाइट बराबर क्या होगा, 1 केबी होता है। फिर 1024 केबी बराबर 1 एमबी होता है, 1024 एमबी बराबर 1 जीबी होता है, ठीक है। बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि 1024 छपले तुम्हारे दिमाग पे याद रह जाए, ठीक है। चलो, 1 किलोबाइट तुल्य है, तो 1 किलोबाइट किसके तुल्य है, किलोबाइट 1 केबी बराबर 1024 बाइट, ठीक है। चलो, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। आगे चलते हैं। द्विआधारी पद्धति में, यानी द्विआधारी का इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी सिस्टम, ठीक है। द्विआधारी पद्धति मतलब बाइनरी सिस्टम, ठीक है, 0 1 वाला। द्विआधारी पद्धति में 1 केबी किसके बराबर होता है, तो 1 केबी बराबर हो जाएगा 1024 बाइट। देखो 1024 कहां है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं। न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई को चुनिए, तो न्यूनतम इनमें से क्या है, सबसे छोटी केबी होती है, केबी के बाद एमबी होती है, एमबी के बाद जीबी होती है, जीबी के बाद टीबी होती है, ठीक है, टीबी के बाद बीबी होती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी, केबी। ये तो मतलब अब देखो 15 का सवाल है, उस समय पता होगा लोगों को, अब तो ये नॉर्मल है, केबी जीबी एमबी टीबी पीबी सब नॉर्मल है। चलो आगे चलते हैं, अब तो नॉर्मल पता ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है, ठीक है, देखते हैं। 1 बाइट बराबर 8 बिट्स का होता है, बिल्कुल ठीक बात है। 1 केबी बराबर क्या होता है, 1024 बाइट होते हैं, ये भी ठीक है। 1 जीबी बराबर क्या होता है, 1024 केबी नहीं होगा, 1024 एमबी होता है। 1 जीबी किसके बराबर होगा, 1024 एमबी के बराबर, तो ये गलत हो जाएगा। 1 टीबी बराबर किसके होगा, 1024 जीबी के बराबर होगा, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। मतलब देख रहे हो, इससे इसी से कनेक्ट कर करके, ये तो आपके आरओ प्री 2021 का सवाल है, लेटेस्ट जो यूपी आरओ का पेपर हुआ है उसका क्वेश्चन है। मतलब एक ही कॉन्सेप्ट है और उसी कॉन्सेप्ट को कैसे घुमा घुमा के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। आपको क्या याद रखना है, फिर से बता देता हूं। कंप्यूटर में शब्द माप की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। 8 बिट बराबर मिलकर 1 बाइट बनाते हैं। 1024 बाइट मिलके 1 केबी बनाते हैं या किलोबाइट। 1024 केबी या किलोबाइट मिलके 1 एमबी बनाते हैं और 1024 एमबी मिलकर क्या बनाते हैं, 1 जीबी बनाते हैं। और इसी प्रकार से क्रम जीबी टीबी आगे चलता रहता है। चलो आगे देखते हैं। 1 एमबी मेमोरी है। अब 1 एमबी बराबर किसके होगी, 1 एमबी बराबर किसके होती है, 1024 केवी के, ठीक है, 1024 केवी के। तो देखो 1024 केवी कहां है, किलो बाइट्स, नॉट किलो बिट्स, ध्यान रखना, किलो बाइट्स, ठीक है। तो 1024 किलो बाइट्स, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। अब देखो इन्होंने 2 छलांग मार दी। 1 एमबी बराबर कितने के होता है, 1024 केवी के, और 1 केवी बराबर कितने के होता है, 1024
बाइट के, अब ये पूछ रहा है 1 MB में कितने बाइट होते हैं, मतलब 1024 गुणा 1024, ठीक है। अब सारी गुणा करने लग गए तो कार्यक्रम खराब हो जाएगा। आप खुद सोचो 1024 एक 1024 लास्ट से गुणा करो, 4 चौक 16, मतलब अंतिम अंक तो 6 आएगा। देखो किसमें अंतिम अंक है, एक ही में है, बात ही खत्म होगी। सारी गुणा क्यों कर रहे हो, ठीक है, सारी गुणा क्यों कर रहे हो, मतलब नॉर्मल आपको आइडिया आना चाहिए कि 1000 की 1000 से गुणा करेंगे, 3 और 3 6 जीरो, मतलब 10 लाख से बड़ी संख्या आएगी। अब 1024 की 1024 से गुणा कर रहे हैं तो देखो 10 लाख से बड़ी, सारी 10 लाख से बड़ी है। फिर लास्ट के अंक की गुणा कर लो, 4 चौक 16 है ना, 4 4 जा 16, तो लास्ट में जिसमें 6 होगा वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्यों पूरी गुणा करनी है, क्यों टाइम खराब करना है, ठीक है। चलो ऐसे भी आपको गैस करना, स्मार्ट वर्क करना पेपर में आना चाहिए, वरना आप इसी में 2 मिनट खपा दोगे 1024 की 1024 से गुणा करने में। चलो 10 लाख बाइट्स लगभग होती हैं, तो 10 लाख बाइट बराबर किसके होती है ना, अभी पीछे देख के आए हैं। तो 1024 गुणा 1024 यानी 1 KB 1 MB के बराबर होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, पद MB का प्रयोग किया जाता है। MB का प्रयोग किसके लिए करते हैं, या MB की फुल फॉर्म आपसे पूछ ले तो हमें पता है सारी किलोबाइट होती है, फिर मेगाबाइट होती है, फिर गीगाबाइट होती है, फिर टेराबाइट होती है ना। तो इस हिसाब से ये किसके लिए होता है, मेगाबाइट्स। ये ध्यान रखना बिट्स नहीं होता है, क्योंकि बिट तो और छोटी है, मेगाबाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यूनिकोड इनकोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक को कितने समूह में प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, इस सवाल का मतलब है आपका कि यूनिकोड इनकोडिंग जो होती है वो कितने बिट्स में करती है। तो एक जो वर्ण है ना उसमें 2 अंक होते हैं भाई, 0 1 में प्रेजेंट करेगा किसी को भी, 2 अंक होते हैं। तो एक उसका कितने में करेगी, 2 गुणा 8, क्योंकि 8 बिट में होगा तो 16 बिट में उसका प्रतिनिधित्व करेगी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। 137 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे चलते हैं। क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है। अब जैसे क्या कहते हैं, सामान्य कंप्यूटर की माप की इकाई क्या होती है, बिट होती है। क्वांटम कंप्यूटर है तो हमने बिट में क्वांटम जोड़ दिया, तो क्यूबिट, क्वांटम बिट मतलब क्यूबिट, ठीक है। और क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है, और तेज स्पीड वाली होती है, आगे अब ऊंचे लेवल का सिस्टम है, ठीक है। तो क्वांटम सूचना में वो इसकी माप क्या हो जाएगी, क्यूबिट हो जाएगी। क्वांटम बिट मतलब क्यूबिट। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। क्यूबिट शब्द का प्रयोग का उल्लेख निम्नलिखित में से किस एक प्रसंग में होता है, तो किस में होता है, क्लाउडल सेवाएं, क्वांटम संगणन, संगणक मतलब संगणक, कंप्यूटर को इंग्लिश में कहते हैं संगणक, हिंदी में सॉरी, ठीक है, संगणक। तो क्वांटम कंप्यूटिंग है ना, इसकी इंग्लिश होगी क्वांटम कंप्यूटिंग, क्योंकि संगणन है, ठीक है। तो कंप्यूटिंग है ना, तो क्वांटम कंप्यूटिंग में किसका यूज होता है, क्यूबिट का। जैसे वहां बिट है वैसे ही यहां क्या है, क्यूबिट है। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही आंसर को कूटिए, है ना, उत्तर चुनिए। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। वो हमसे कह रहा है कि .NET फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। जो आप देखते हो ना वेबसाइट लिखी हुई फलानी ढिमाकी .net.com, तो .NET जो था वो किसके द्वारा विकसित था, फ्रेमवर्क, वो किसके द्वारा था, वो था माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, ठीक है। जावा सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जावा ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, लैंग्वेज भी होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो 140 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। एमपी में कंप्यूटर के तो 8-10 सवाल आते ही हैं, मतलब 8 से 10 सवाल, 5 से 10 सवाल के बीच में पेपर में रहता ही है कंप्यूटर एमपीपीसीएस में, ठीक है। चलो बाकी यूपी में आपके 1-2 सवाल आ जाते हैं, लेकिन मेरा मतलब ये था कि जब करते चलने तो मजा नहीं आता, बीच में कोई चीज छोड़ दो तो सारी करेंगे एक बार में, ठीक है। चलो, एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक स्थान में उपयोग किए जाने वाले अनन्य रूप से निजी नेटवर्क का क्या होता है, लैन वैन मैन कल हम पढ़ रहे थे। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वो यूज किया जाता है, लैन इसको बोल सकते हैं, है ना, LAN इसको बोल सकते हैं। तो एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा निजी नेटवर्क का जो यूज होता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी 141 का सही आंसर होगा। चलो आगे चलते हैं। लैन का तात्पर्य क्या है, लैन क्या होता है आपसे पूछ रहा है, तो लैन की फुल फॉर्म पूछ रहा है, पीछे अभी हम देख के आए हैं, बताइए क्या होगा आंसर।
आंसर आपका क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन की फुल फॉर्म आपसे पूछिए। ठीक है भाई, वीडियो पसंद आती है तो लाइक वाइक कर दिया करो। ठीक है, और कमेंट के माध्यम से बताया भी करो कि अच्छा लगा, खराब लगा, क्या और मैं बेहतर कर सकता हूं, है ना, आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अपने दोस्तों को भी साझा कर दिया करो कि भाई देखो पूर्वावलोकन इस तरीके से भी पूरा अच्छे से तमीज से पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग थोड़ा सा करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। चलो 142 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, ईथरनेट किस चीज का उदाहरण है? तो ईथरनेट क्या सिस्टम है? जो ईथरनेट होता है, जैसे आपके वाईफाई में क्या होता है, आपने देखा है नॉर्मली आप क्या करते हैं अपने, जैसे मान लो एक पूरा घर है या एक ऑफिस है, तो उसमें क्या करें, जैसे हमारा ऑफिस है तो यहां क्या है, वाईफाई लगा हुआ है, सारे कंप्यूटर लैपटॉप्स उसी से जुड़े रहते हैं, तो वाईफाई से जुड़ गए। अब मान लो कोई ज्यादा स्पीड वाला हमें नेट चाहिए, बहुत तेज स्पीड चाहिए, तो ज्यादा तेज स्पीड माना जाता है ऑप्टिकल फाइबर वाले जो केबल्स आते हैं उनसे करके हो जाता है। ठीक है, उनको लगा के कर लेते हैं, पोर्ट में लगा के उनको, तो वो बढ़िया नेट चलता है। तो अगर वाईफाई की जगह मैं क्या करूं, केबल से कंप्यूटर सारे कनेक्ट कर लूं, है ना, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ईथरनेट। उसको हम बोलते हैं ईथरनेट। और ईथरनेट किसका एग्जांपल है? वो है लैन का, लोकल एरिया नेटवर्क का। मतलब बहुत बड़ी जगह में आप तार थोड़ी ना फैला दोगे, एक छोटे एरिया में ही फैला सकते हो। तो ईथरनेट जो किसका एग्जांपल है, वो है आपका लैन का। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो 143 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ईथरनेट किसका उदाहरण है? लैन का उदाहरण है। अगला देखते हैं, एक डेटाबेस में फील्ड होती है। फील्ड क्या है? फील्ड बेसिकली जहां नॉलेज रहती है वो फील्ड है। डेटाबेस में फील्ड क्या होती है? लेवल, सूचना की तालिका, संबंधित रिकॉर्ड्स का समूह, जानकारी की श्रेणी। ठीक है, मतलब जहां जो भी आपका नॉलेज है, जो भी आपका इंफॉर्मेशन है जहां है, उसको फील्ड बोलते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू क्या होता है? तो सीपीयू का एक पार्ट है, ये सीपीयू का एक पार्ट है, जो आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट देखते हैं सीपीयू, उसका एक पार्ट है क्या? आपका अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। देखो कहां है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, है ना, ये है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू। ठीक है, मतलब जितना भी कैलकुलेशन वाला सिस्टम होता है वो भाई साहब इनका काम है ना, इनका डिपार्टमेंट है सीपीयू में। चलो, कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो सीडी जो आपने देखी हो, शायद संभवतः देखी होगी, जो सीडी डिस्क नहीं होती है, सीडी डिस्क गोल सी ऐसी गोल सी होती है, बीच में उसमें छोटा सा छल्ला सा होता है और ऐसे ऐसे करके लाइनें सी होती है, सीडी होती है। सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया? तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ना कि कंप्रेस्ड, याद रखोगे कॉम्पैक्ट डिस्क है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 146 का सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। हमें लगभग 85 सवाल करने हैं, मतलब कल हमने 85 किए थे, तो आज 85 170 तक पहुंचना है। चलो अभी है मतलब 20-22 क्वेश्चन। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है वह कहलाता है। तो ज्यादा मात्रा में हार्ड डिस्क का मतलब यहां हार्ड डिस्क से है, चुंबकीय टैप भी कर सकती है, हार्ड डिस्क भी लगभग सेम सही सिस्टम होता है। तो ए और बी दोनों मतलब बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पूछता निम्न में से कौन सबसे ज्यादा मात्रा में कर सकता है, तब हमें एक ऑप्शन चुनना होता, लेकिन वो कह रहा है कौन बहुत ज्यादा मात्रा में कर सकता है। तो आपकी जो ब्लू रे डिस्क होती है या चुंबकीय टेप उसको कह सकते हैं, वो भी और डिस्क भी दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, एक और बी दोनों। ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट जो ब्लू रे डिस्क है, ठीक है, एक होती है सीडी, फिर उसका उन्नत संस्करण आता है डीवीडी, फिर उसके भी चाचा आ जाते हैं बीडी। ठीक है, बीडी नहीं बीडी। ठीक है, चलो ब्लू रे डिस्क के नाम से जाना जाता है, लोकप्रिय हो रहा है। यह परंपरागत डीवीडी से किस प्रकार ज्यादा है? भाई देखो, सीडी से ज्यादा अगर आप उस जमाने के हो, हम तो उस जमाने के हैं कि सीडी किराए पे लाके देखते थे। ठीक है, वो खच खच करके भी चलती थी, मूवी देखते थे। ठीक है, चलो खैर, तो सीडी से ज्यादा स्टोरेज होता है आपका डीवीडी का। जैसे नॉर्मली सीडी में क्या होता था, एक पिक्चर जो होती थी 3 घंटे की, वो 2 सीडी में आती थी, पार्ट 1 और पार्ट 2 होते थे पहले, है ना, उस समय कहानी बता रहा हूं। और एक डीवीडी में क्या होता था, 4-5 पिक्चरें आ जाती थी, मतलब डीवीडी की स्टोरेज पावर क्षमता ज्यादा होती थी और सीडी की स्टोरेज क्षमता कम होती थी। फिर उसके बाद जो बीडी आया, बीडी जो आया उसकी स्टोरेज क्या हो गई, और ज्यादा हो गई। तो पूछ रहा है किस प्रकार भिन्न, देख लेते हैं। डीवीडी मानक परिभाषा वीडियो, स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है, जबकि बीडी उच्च परिभाषा वीडियो एचडी को समर्थित करता है। ठीक है, उससे हाई क्वालिटी है तो एचडी ले लेगा।
डीवीडी की तुलना में बीडी फॉर्मेट में भंडारण क्षमता कई गुना अधिक होती है, ये भी सही है भाई, उन्नत संस्करण है तो उसमें भंडारण ज्यादा ही होगा। बीडी की मोटाई 2.4 mm है, जबकि डीवीडी की मोटाई, अरे भाई ये तो मतलब कॉमन सेंस से भी गलत कर सकते हो कि कोई उन्नत संस्करण आ रहा है कि सर आपका जो फोन चला रहे हो एप्पल आईफोन, मतलब मैं नहीं चला रहा हूं, मेरे पास तो सादा सा फोन है, गरीब आदमी हूं, ठीक है, तो एप्पल आईफोन मान लो 15 है, अब कोई नया 16 आए तो पतला होके आएगा ना, उससे मोटा थोड़ी ना होके आएगा, कम जगह में है ना, कम स्पेस में चीजें करने वाले सिस्टम आएंगे, तो बीडी की मोटाई करें ज्यादा होती है, डीवीडी कम होती है, तो उल्टी बात है, ठीक है, लगभग दोनों की सेम सी होती है वैसे तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, जबकि तीसरा वाला गलत है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आज समझ चुके हो, हार्डवेयर जो छूने में हार्ड लगे, जिसको छू सके, फील कर सके, और सॉफ्टवेयर क्या भाई साहब, खाली बस पता है, बोले क्या, बोले इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, अच्छा क्या होता है, पकड़ के लाओ इंटरनेट एक्सप्लोरर को, है ये नहीं कहीं पकड़ के लाओगे, ठीक है, आभासी है ये, ठीक है, चलो तो कंप्यूटर हार्डवेयर कौन नहीं है, प्रिंटर हार्डवेयर है, छू लो आराम से देख लो प्रिंटर को, माउस हार्डवेयर है, आराम से देख लो, कीबोर्ड है, ये आराम से देख लो, ये रहा देखो माउस, तो ये हार्डवेयर है, ऐसे ही कीबोर्ड भी रखा है, ठीक है, चलो कंपाइलर जो है ये क्या करता है, ये भाषा को ट्रांसफर करता है, मशीनी भाषा को उसमें, ये अंदर का सॉफ्टवेयर वाला सिस्टम है, ये हार्डवेयर नहीं है, तो 149 का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन हार्डवेयर नहीं है, फिर वही हो गया, चुंबकीय टेप, प्रिंटर, असेंबलर, सीआरटी, तो कौन में से नहीं होगा, चुंबकीय टेप भी आपकी हार्डवेयर है, प्रिंटर भी आपका हार्डवेयर है, और तीसरा आपको दिया है असेंबलर हार्डवेयर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो क्या करता है, असेंबली भाषा में लिखे कंप्यूटर प्रोग्रामों को मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देता है, मतलब मशीनी भाषा वही अपनी बंटू वाली है ना उसमें, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलो आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, देखो भैया ये भी हार्ड है, आप भी हार्ड हो, आप तो सबसे हार्ड हो, एमएस एक्सेल क्या है, ये तो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इस पे हम क्या करते हैं, स्प्रेडशीट बनाते हैं एमएस एक्सेल पे, तो ये हार्डवेयर है ना कि सॉफ्टवेयर है ना कि हार्डवेयर, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, इनमें से कौन सी यंत्र सामग्री नहीं है, यंत्र सामग्री देख रहे हो कितना, मतलब हे भगवान, हार्डवेयर को लिख रहे हैं यंत्र सामग्री, ठीक है, चलो देखो कौन सी नहीं है, प्रिंटर है, आप भी हैं प्रभु, आप भी हैं, प्रचालन तंत्र, ओहो हो, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को हिंदी में लिख रहे हैं प्रचालन तंत्र, ऐसी हिंदी लिखोगे ना इसीलिए तो हिंदी नहीं लेते हैं बच्चे। चलो तो प्रचालन तंत्र या ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, एंड्रॉइड है, एप्पल का अपना है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये सॉफ्टवेयर है ना कि यंत्र सामग्री या फिर ना कि हार्डवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है, ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर सॉफ्टवेयर नहीं है, आईसी सॉफ्टवेयर नहीं है, कंपाइलर आंकड़े प्रविष्टि की युक्ति, तो कंपाइलर जो है पीछे भी अभी हम देख के आए हैं, कंपाइलर क्या है आपका एक सॉफ्टवेयर है, और बेसिकली ये क्या करता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है उसी का एक पार्ट होता है, और मतलब जैसे जो कंप्यूटर लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे जाते हैं ना, जैसे मान लो कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम है, हमने किसी लैंग्वेज में लिखा, उसको कंप्यूटर वाली भाषा में चेंज कर देगा, मशीनी भाषा में चेंज कर देता है, मतलब प्रोग्राम की भाषा को मशीनी भाषा में, जैसे प्रोग्राम किसी भाषा में लिखा जा सकता है, बहुत सारी भाषाएं हैं, उनको मशीनी भाषा अपन की कौन सी होती है, 10 वाली, ठीक है, उसमें चेंज करता है कंपाइलर। चलो निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, देखो भाई साहब इनमें से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, 144 क्वेश्चन, ठीक है, देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम ओपन सोर्स है, लाइनेक्स ओपन सोर्स है, ओपन ऑफिस इसका तो नाम ही, जैसे आपका एमएस ऑफिस है ना, एमएस वर्ड और स्प्रेडशीट, एक्सेल, ऐसे ही एक ओपन ऑफिस है, सेम टू सेम काम करता है, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, उसका डेवलपर कौन था, इंटरनेट एक्सप्लोरर को किसने बनाया था, इसको जहां तक मैं हूं इसको उसने बनाया था माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर को। चलो आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग से अलग से उपलब्ध नहीं होती है, लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हार्डवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। देखो क्या मतलब है, कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में है ना, लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, बेसिकली जो आपका डेटा है वो एक क्लाउड में सेव हो जाता है जाके, है ना,
आपको उसके लिए कोई हार्ड डिस्क, कोई भी हार्डवेयर रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मिल जाएगा, वहां सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब उससे रिलेटेड चीजें, लेकिन हार्डवेयर एज ए सर्विस, हार्डवेयर तो एक अलग ही सिस्टम हो जाएगा, वो तो एक सेकेंडरी मेमोरी हो जाती है। तो 155 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हो सकता है सवाल कम समझ में आया हो, ज्यादा समझना भी नहीं है, ठीक है। चलो, इंडेक्स होल संबंधित है। अब ये तो आपके जमाने से पहले वाली बात है, पहले सीडी की जगह भी आती थी फ्लॉपी डिस्क, वो और उसमें तो कितना एक आध एमबी वेमबी, मतलब मुझे लगता है शायद 512 एमबी की होती थी और कम की होती थी, कि फ्लॉपी डिस्क आती थी उसी की तरह। फ्लॉपी डिस्क जैसे सीडी वाला वो होता था ना, उसमें सीडी रखते थे, ऐसे ही फ्लॉपी डिस्क का एक सीपीयू में रहता था घुसेड़ने वाला सिस्टम, चौकोर सी होती थी, है ना, चौकोर सी होती थी, बीच में ऐसा होल सा होता था, फ्लॉपी डिस्क। तो इंडेक्स होल, इस होल को कहते थे आपका इंडेक्स होल। तो किससे संबंधित है? फ्लॉपी डिस्क से संबंधित है। अब आपने फ्लॉपी डिस्क देखी ही नहीं होगी, मान लो ये सवाल उठाकर रख दे आपके पेपर में, ठीक है, एग्जामिनर को लगे अच्छा बेटा तुम नए जमाने वाले कंप्यूटर हो, अच्छा तुम्हारा कंप्यूटर हिलाते हैं, तो वो क्या करेगा, फ्लॉपी डिस्क का आपको सवाल देता है, आपको पता ही नहीं फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, एक बार सर्च कर लेना, इमेज देख लेना फ्लॉपी डिस्क का। तो इंडेक्स होल क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क में जो होल होता है उसको इंडेक्स होल बोलते हैं। चलो, IRQ6 सामान्यतया किसको नाम दिया जाता है? तो IRQ6 क्या है? ये एक फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर है, ठीक है। फ्लॉपी की मतलब जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर रन करने के लिए उसकी ड्राइव्स होती हैं, तो फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर है IRQ6, ठीक है। पुराने सवाल है फ्लॉपी का, मुझे नहीं लगता अब कोई सवाल आएगा, लेकिन भाई परेशान करना हो तो आ सकता है, ठीक है। चलो, कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन में कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है? तो बेसिक फंक्शन कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है? आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ना कंप्यूटर में, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपका एंड्रॉइड है, विंडोज है ना, वो क्या करता है? वो बेसिक प्रोग्राम नियंत्रित करता है, ठीक है। चलो, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 10-12 सवाल और हैं। कंप्यूटर के मस्तिष्क किसको कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं अपन? सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, तो इसमें कीबोर्ड ना है तब भी काम चल जाएगा, लेकिन बिना सीपीयू के तो कंप्यूटर उठेगा ही नहीं, ठीक है। कंप्यूटर का दिमाग भी आपको कहीं कहीं लिखा मिलेगा इसको, तो किसको कहते हैं? सीपीयू को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, सीपीयू का तात्पर्य है, तो आपसे इसमें सीपीयू की फुल फॉर्म पूछ रहा है। हमेशा ध्यान रखना, सी का मतलब यहां कंट्रोल नहीं होता है, सी का मतलब कंट्रोल नहीं होगा, ध्यान रखना, बहुत गलती करते हैं लोग। सी का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना, हिंदी में याद कर लो। केंद्रीय प्रोसेसिंग को क्या बोलते हैं? संसाधक और यूनिट, ठीक है। तो केंद्रीय याद रहेगा तो शायद सेंट्रल याद रहे। चलो आगे चलते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म है तो क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग, है ना। ये आगे देखो, यहां हिंदी में ही फुल फॉर्म दिया है, लो कर लो बात। केंद्रीय संसाधक एकक, ठीक है, केंद्रीय संसाधक एकक। किसी को नहीं पता हो तो उसका तो गलत हो जाए, वो सेंट्रल प्रोविंस यूनिट लगाया है, मतलब अंग्रेजी में ही पढ़े हो, अंग्रेज हो तुम, इसीलिए गलत हो जाएगा। तो हिंदी में याद रखो केंद्रीय संसाधक एकक। चलो, हालांकि इसका ट्रांसलेशन तो इंग्लिश में हो गई, वहां से काम चल जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। www.worldwide-web को संदर्भित करता है, ठीक है। इसका संस्थापक कौन था? किसने इसकी खोज की थी? कल पिछली वीडियो में हमने देखा था, किसने की थी? टिम बर्नर्स ली ने, ठीक है। सीपीयू कंट्रोल नहीं होता है बाबू, यहीं गलत हो जाएगा। एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, ये भी ठीक है, ये भी आपके आरओ का सवाल है, ठीक है। चलो, तो ये क्या होता है? कंट्रोल नहीं होता है, सेंट्रल होता है, ठीक है। याद रखोगे या केंद्रीय याद रख लो तो याद हो जाएगा, सेंट्रल। सर कितना गंदा लिखा है आपने, क्या करूं। चलो आगे चलते हैं। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्नलिखित में से क्या होता है? तो कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है? बेसिकली पूरा सिस्टम सीपीयू में क्या है? पूरा सिस्टम उसी की सिस्टम से चलता है, पूरा उसी के कार्यक्रम से चल रहा है। तो आपका जो कंट्रोल यूनिट है उसमें, उसका काम क्या होता है? वो जो प्रोग्राम होते हैं उनको डिकोड करके क्या करता है? इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को कि बेटा ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इसमें ये सीपीयू का ही पार्ट है कंट्रोल यूनिट। ऐसा ही एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट भी सीपीयू का ही पार्ट होता है। तो कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है? डिकोड प्रोग्राम को अनुदेश देना। चलो, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया? देख रहे हो
शब्द संसाधन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसमें आप क्या कर सकते हैं, वर्ड्स को टाइप कर सकते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो वर्ड्स जो बेसिकली हम टाइप करते हैं एमएस ऑफिस के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो पेज मेकर में भी होता है। पेज मेकर क्या होता है, जैसे किसी किताब का फ्रंट पेज बनाना हुआ आपको, तो पेज मेकर से बनता है, उसका डिजाइन वगैरह। वर्ड स्टार ये भी सही है, एमएस वर्ड में भी होता है। शब्द संसाधन, समझ रहे हो, शब्द संसाधन मतलब वर्ड को उसमें हम लिख सकते हो, उपयोग सभी में लिख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? एमएस ऑफिस के अंतर्गत जो आप एमएस वर्ड देखते हो, वो एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? वो है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, नहीं वो तो विंडोज है। इनपुट डिवाइस तो मतलब अलग चीज होती है, प्रोसेसिंग डिवाइस अलग चीज होती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है भाई। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पेज मेकर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ठीक है, ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। या फिर मैं आपका कह लूं और क्या हो सकता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एमएस एक्सेल है ना, पावर पॉइंट है, ये सब क्या है, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। मतलब एप्लीकेशन मतलब इनके कुछ ना कुछ विशेष प्रयोजन के लिए ये सॉफ्टवेयर बने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बीएलसी मीडिया प्लेयर है, उसमें क्या होगा, वीडियो प्ले होती है। ऐसे ही ऑडियो के लिए अलग प्लेयर होता है। तो ये सब क्या है, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आगे चलते हैं, एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो एमएस वर्ड में हम क्या करते हैं, चित्र संशोधित नहीं करते हैं, वो तो पेंट या फिर पीपीटी नहीं, पेज मेकर में कर लेंगे। पद्यांश डाटा संशोधन, देख रहे हो हिंदी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। पद्यांश क्या होता है, इस तरीके से गद्य पद्य जो लिखे हुए होते हैं उनको गद्य पद्य बोलते हैं, 10th में पढ़ते थे। संख्यात्मक डाटा संशोधन आप किस में करोगे, वो एमएस एक्सेल में करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा और प्रयोग में कोई नहीं। पद्यांश डाटा में संशोधन कर सकते हैं, मतलब बुक की लाइनें लिखी हुई हैं, उन लाइनों में हमें संशोधन करना है, तो अपन एमएस वर्ड में करते हैं, ठीक है। एक दो सवाल और रह गए हैं, थोड़ी एनर्जी से पढ़ो यार, बैठ के अच्छे से, ठीक है। चलो, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसका उदाहरण है? ये सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग। तो ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मैंने आपको बताया, जिसमें भी हम कोई स्पेशल प्रोग्राम का मदद से कुछ भी कर रहे हो। जैसे मान लो हमें एडिटिंग करनी है, फोटो एडिटिंग करनी है, तो आप कहते हो ना कौन से सॉफ्टवेयर से सर फोटो एडिट कर लूं, तो ये सब क्या है, ये सब आपके क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन मतलब हमारे विशेष प्रयोजन के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर हैं। चलिए, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, ये किसके उदाहरण है, वही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, ठीक है। ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, है ना। प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर अलग चीज होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग होते हैं, जो सिस्टम में इनबिल्ड आते हैं, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे माई कंप्यूटर आप खोलते हो तो वो भी क्या है, वो भी वही है। चलो, एक्सेल स्प्रेडशीट के मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है वो कहलाती है। देखो, एक्सेल सीट आपने देखी होगी, तो उसमें कुछ क्या होती हैं, कुछ इस तरीके से क्षैतिज लाइनें होती हैं और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, ये कॉलम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है, जिसमें मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है। आप एक खाने में कुछ भी एंट्री करते हो, इसमें एक्सेल का कुछ ऐसा होता है, तो ये क्या कहलाती है, इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन बोलते हैं एक सेल, ठीक है। तो 170 का आंसर क्या हो जाएगा, 170 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये एक सेल है ना, एक सेल है, मतलब एक रो और एक कॉलम की जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, जहां पर दोनों मिक्स हो रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक सेल। एक सेल में ही हम कोई भी डेटा एंट्री करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और संभवतः आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं कंप्यूटर की एक अगली सी बेहतरीन क्लास में। 2 क्लास हमने कर ली, अभी 2 क्लास और लगेंगी कंप्यूटर और आईटी के सारे सवाल अपन को सॉल्व करने में। चलिए, तो मिलते हैं फिर एक अगली सी बेहतरीन कक्षा में। तब तक वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा करते चलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी कमेंट के माध्यम से बताते चलिए आप लोग और क्या चाहते हैं, वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आदि आदि, ठीक है। चलो, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।